अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सिलिकॉन्स और सिलिकेट्स को कवर करेंगे। सिलिकॉन्स बेसिकली ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स होते हैं और ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिसमें सिलिकॉन एटम ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होता है और पूरी चेन सिलिकॉन ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होती है। और इसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक ग्रुप्स भी इसका हिस्सा होते हैं, जैसा कि मिथाइल के ग्रुप्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। सिलिकॉन्स को अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो ये ऐसे सिंथेटिक पॉलीमराइज्ड ऑर्गेनिक सिलिकॉन पॉलीमर्स होते हैं जिनमें SiO की चेन यूनिट्स होती हैं, यानी सिलिकॉन और ऑक्सीजन का लिंक होता है, जो आप देख सकते हैं सिलिकॉन ऑक्सीजन की चेन्स हैं। और इसके साथ कार्बन के लिंकेजेस भी एज अ साइड चेन मौजूद होते हैं। तो इन्हें आप बेसिकली क्या कहते हैं? सिलिकॉन्स। अब सिलिकॉन्स की बेसिकली काफ़ी टाइप्स हैं, जिसमें कुछ लीनियर सिलिकॉन्स होते हैं, कुछ साइक्लिक सिलिकॉन्स होते हैं और कुछ क्रॉस लिंक्ड या 3 डायमेंशनल सिलिकॉन्स भी होते हैं। प्रेपरेशन वन बाय वन देख लेते हैं इनकी। सबसे पहले आ जाते हैं लीनियर सिलिकॉन्स। अब लीनियर सिलिकॉन्स बेसिकली कैसे बनते हैं? दीज आर प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस and subsequent condensation of the dialkyl and diaryl substituted silicon chloride। बेसिकली कोई भी सिलिकॉन है वो डाइअल्काइल सिलिकॉन क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस से और आफ्टर देन इसकी कंडेंसेशन से बनता है, यानी दो प्रोसेसेस यहाँ पर होते हैं, हाइड्रोलिसिस एंड कंडेंसेशन। अब ये जो आर ग्रुप यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये अल्काइल भी हो सकता है और ये कोई एराइल ग्रुप भी हो सकता है। अगर आप एग्जांपल देखें तो इसमें हम आर को मिथाइल ले लेते हैं, तो डाई मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड हम इससे काम करेंगे। और इसको बनाने के लिए इसको जब आप हाइड्रोलाइज करते हैं तो एक अनस्टेबल सिलिकॉन बनता है, जहाँ पर क्लोराइड को OH का ग्रुप रिप्लेस कर देता है। और इसी तरह के ये ग्रुप्स जो हैं आपस में सिलिकॉन के ग्रुप्स कंडेंस होते हैं और कंडेंसेशन पर वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और आपके पास जो चेन यूनिट्स बनती हैं वो लीनियर सिलिकॉन्स कहलाते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में इन सिलिकॉन्स को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट यूज होता है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पोलर रिएजेंट है एक, जिसमें अल्काइल ग्रुप पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखता है कार्बन पर, मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखती है और क्लोराइड भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखता है। अब ये मिथाइल यहाँ से एक इसके पास इस ग्रुप के पास चला जाएगा और यहाँ से एक क्लोरीन रिमूव हो जाएगी और वो मैग्नीशियम के पास आ जाएगी। तो मैग्नीशियम के पास ऑलरेडी पहले क्लोरीन थी, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम क्लोराइड। अब पीछे जो कंटेंट बच गया वो आपके पास है CH3 देन सिलिकॉन है और 4 में से एक तो चला गया है क्लोराइड, एक रह गया है, तो ये मिथाइल सिलिकॉन ट्राइक्लोराइड बना। अब इसी को दोबारा हम लेंगे और इसमें दोबारा से एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे और इसकी फर्दर अल्काइलेशन करेंगे। अब इसी प्रोसेस को हम दोबारा जब रिपीट करेंगे उसी तरह से एक क्लोराइड और उतरेगा और मैग्नीशियम के साथ फिर मजीद मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और बाकी दोनों मिथाइल एक साथ आ जाएंगे, तो ये डाई अल्काइल सिलिकॉन क्लोराइड क्रिएट होगा। थर्ड स्टेप में इसमें फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे और ये ट्राई अल्काइल सिलिकॉन क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसकी इसी आगे फॉर्म को आप मजीद देखें, जो डाई अल्काइल सिलिकॉन क्लोराइड है जिसके रिएक्शंस को हम मजीद परस्यू भी करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं डाई अल्काइल सिलिकॉन क्लोराइड का रिएक्शन है जिसमें दो अल्काइल मिथाइल ले रहे हैं और इसकी अब हाइड्रोलिसिस की जा रही है, इसमें वाटर डाला जा रहा है और वाटर के अंदर आप जानते हैं कि हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन के पार्ट्स होते हैं। तो ये जो हाइड्रोक्सल के दोनों यूनिट्स हैं ये क्लोरीन को रिप्लेस कर देंगे, जो जैसा कि नेक्स्ट में आप देख सकते हैं, और हाइड्रोजन इन दोनों को क्लोरीन को लेकर HCl के यूनिट्स बनाएगा और दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिलीज होंगे। नेक्स्ट में यही सिलिकॉन फर्दर एक और सिलिकॉन के साथ जो है कंडेंस होगा और नतीजे तक एक सिलिकॉन का हाइड्रोजन दूसरे के हाइड्रोक्सल के साथ मिलकर पानी के मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा और इस तरह ये सिलसिला पूरी चेन में चलता रहता है, जिसके नतीजे में लीनियर सिलिकॉन क्रिएट होते हैं। तो आप मिथाइल की जगह अगर हायर आपने पॉलीमर्स क्रिएट करने हैं तो आप कोई बेंजाइल या एराइल ग्रुप्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो n नंबर ऑफ यूनिट्स बेसिकली जो है पॉलीमर को शो किया जा रहा है और पॉलीमर की रिप्रेजेंटेशन बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती है कि चेन अभी ग्रोइंग है ऑन बोथ साइड्स ऑफ दी स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हो गया लीनियर सिलिकॉन। सेकंड में आ जाते हैं हमारे पास साइक्लिक सिलिकॉन। साइक्लिक सिलिकॉन्स भी लीनियर सिलिकॉन्स की तरह ही प्रोड्यूस होते हैं और इसमें भी हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन का ही फिनोमेना अडॉप्ट होता है। इसमें भी डाई अल्काइल सिलिकॉन क्लोराइड को ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस वक्त आप यहाँ पर 3 डाई अल्काइल सिलिकॉन क्लोराइड के यूनिट्स देख रहे हैं, जिसमें अल्काइल अगेन मिथाइल ग्रुप्स हैं और एक जो आपके पास अल्काइल जो है सिलिकॉन क्लोराइड है वो दूसरे यूनिट के साथ मिलकर कंडेंसेशन कर रहा है, जिसके नतीजे में तीनों पानी के मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं
और ये वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही रिमूव होंगे, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कंडेंस हो जाएगा और सिलिकॉन ऑक्सीजन के कनेक्शंस के थ्रू एक रिंग स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, जो कि आपके पास सिलिकॉन है। लेकिन ये सिलिकॉन आपके पास रिंग बना रहा है चूंकि, तो इसीलिए इसे साइक्लिक सिलिकॉन कहेंगे। तीसरी एक और फॉर्म भी आती है जो कि क्रॉस लिंक्ड कहलाती है। इसमें भी हाइड्रोलिसिस और सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन ही होती है, या मोनो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं या एलाइल ग्रुप्स होते हैं। तो अगेन इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यूज किया जा रहा है एज अ रिएक्टेंट फर्स्ट स्टेप के अंदर, वो आपके पास अल्काइल सिलिकॉन ट्राइक्लोराइड है। तो ये तीनों क्लोराइड ग्रुप्स रिप्लेस हो सकते हैं जब हम इसे हाइड्रोलाइज करेंगे फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो 3 पानी के मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल होगा और तीनों पानी के मॉलिक्यूल्स ये 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स देंगे और क्लोराइड को रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट में आपके पास ये प्रोडक्ट बनी है, इसे हम सेकंड स्टेप में दोबारा इसी जैसे नेक्स्ट के साथ अटैच करवाएंगे और इसमें कंडेंसेशन होगी, तो ये आपके पास एक लीनियर चेन कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेप में जब इसकी क्रॉस कंडेंसेशन होगी, तो उसमें आपके पास इन बिटवीन द यूनिट्स के अलावा नीचे वाले यूनिट्स भी इस्तेमाल होंगे, जहाँ जहाँ OH के ग्रुप्स हैं, चाहे वो जितने भी OH के यूनिट्स हैं जो डाउन भी हैं और लेफ्ट और राइट पर मौजूद हैं, वो सब के सब कंडेंसेशन में हिस्सा लेंगे और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे। इसीलिए n नंबर ऑफ यूनिट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये एक पूरा पॉलीमर जो कि क्रॉस लिंक पॉलीमर कहलाता है, क्रॉस लिंक सिलिकॉन के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे इसके कुछ यूजेस। सिलिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, जैसा कि इनके ऑयल्स का इस्तेमाल होता है, ये एज अ रबर इस्तेमाल होते हैं और इनके कुछ रेजन्स का इस्तेमाल होता है। ऑयल के तौर पर ये ट्रांसफार्मर्स के ऑयल या ब्रेकिंग ऑयल्स या स्प्रिंग्स में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पर इनका इस्तेमाल हो रहा है। जितने भी ऐसे एजेंट्स हैं जो एंटी फॉर्मिंग है, जो डिस्पोजेबल प्लांट्स में यूज़ किए जाते हैं, सीवेज के डिस्पोजल प्लांट्स में या डाइंग में या कुकिंग में, वहाँ इसका इस्तेमाल है। सिलिकॉन की जो ऑयल्स की जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर पे इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती, इसीलिए इन्हें एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर ये बेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से इन्हें एज अ लुब्रिकेंट इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इनका इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स में भी है, जहाँ लिपस्टिक्स या लोशंस वगैरह या ऑयल्स में इनका इस्तेमाल होता है। रबर के तौर पर ये गैसकेट्स में, डायाफ्राम्स में या इंसुलेशन केबल्स में या आपके पास इलेक्ट्रिक टेप्स होती हैं या इंडस्ट्रियल यूनिट्स में सीलेंट्स होते हैं या हार्ट के वॉल्स के अंदर या आपके पास स्पेस सूट्स में इनका इस्तेमाल होता है, मास्क में, इंप्रेशंस में। इसी तरह वाटर प्रूफ अगर अपने क्लॉथ्स बनाने या टेंट्स में इनका सिलिकॉन के कंटेंट का इस्तेमाल होता है, जो कि एज अ रबर की फॉर्म में इस्तेमाल होता है। रेजन्स के तौर पर आप इन्हें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में देखते हो, इंसुलेशन जो आपके पास होती है उसमें ये मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो सर्किट बोर्ड्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के, उनकी लैमिनेशन कवरिंग या कोटिंग जो है बेसिकली सिलिकॉन रेजन से की जाती है। हाई टेम्परेचर जो पेंट्स हैं या कोटिंग्स हैं यूटेंसिल्स पर, वो भी सिलिकॉन रेजिन्स की जाती है क्योंकि ये टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गई है क्लास जो है सेकंड, सिलिकेट्स। सिलिकेट्स बेसिकली साल्ट्स होते हैं सिलिसिक एसिड के और ये मुश्तमिल होते हैं दो मेजर इंग्रेडिएंट्स पर, एक तो सिलिकॉन और दूसरा इसमें ऑक्सीजन। और ये आपके पास अबंडेंट जो एलिमेंट्स हैं जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। तमाम सिलिकेट्स जो हैं डिराइव होते हैं सिलिकेट आयन से, जिसका फॉर्मूला है SiO4 नेगेटिव। अगर आप इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो आप इस वक्त देख सकते हैं कि सेंटर में सिलिकॉन है और डॉट एंड क्रॉस के थ्रू इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको जो है सेटिस्फाई किया गया है और 4 नेगेटिव आपके पास, जो कि 4 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। साथ में आप 3 डायमेंशनल पैटर्न देख रहे हैं जिसमें सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन एटम्स के साथ टेट्राहेड्रली लिंक्ड है और इसी चीज़ को हम टेट्राहेड्रा कहते हैं और इसी के कॉम्बिनेशन से हम इसकी मजीद क्लासेस भी देखेंगे। ये इसका 2 डायमेंशन जो है, ये एक फ्रेमवर्क है जो रिप्रेजेंट किया गया है और इस तरह 3D इसका व्यू लिया गया है, जिसमें सिलिकेट्स का जो टेट्राहेड्रल यूनिट है जो आप देख सकते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर में देखें तो एक सिलिकॉन एटम 4 ऑक्सीजन एटम्स के साथ जिनके पास नेगेटिव चार्ज है, एक टेट्राहेड्रल यूनिट बना रहा है और ये सब के सब कोवैलेंटली बॉन्डेड हैं और इसी तरह ये एक्सटेंडेड यूनिट्स भी बनाता है और ये एक्सटेंडेड यूनिट्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और जितने भी आपके पास आइंस हैं, जैसे कि पॉजिटिव आइंस जो हैं, वो भी इनमें इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं ताकि इलेक्ट्रिकली इसको न्यूट्रल किया जा सके। स्ट्रक्चर पर आ जाए तो एक्स-रे डायफ्रैक्शन स्टडी हमें बताती है कि सिलिकेट आयन का जो स्ट्रक्चर है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता है, क्योंकि सिलिकॉन एटम के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में मौजूद होते हैं और ये चारों अवेलेबल होते हैं कि ऑक्सीजन के साथ ये कोवैलेंट बॉन्ड बना सकें।
जिसके नतीजे में आपके पास ये एनाइन क्रिएट होता है। नेगेटिव चार्ज का इस एनाइन पर होना ये बताता है कि ऑक्सीजन आपके पास ब्रिजिंग नहीं कर रहा, लेकिन ये मेटल की जो वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। और यही नेगेटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए मेटल कैटाइंस भी इसके साथ जो है इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, जिसमें लिथियम, पोटाशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम जैसी मेटल्स काम आती हैं। और इनका इंटरेक्शन एक सिंपली एक आयनिक इंटरेक्शन होता है। मजीद इसमें हम जो देखेंगे वो है जी इनकी क्लासिफिकेशन। तो यही अभी हमने देखा कि सिलिकेट्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल यूनिट पर बेस करता है, और यही टेट्राहेड्रल यूनिट्स जो हैं इनके कॉम्बिनेशन से वैरायटी ऑफ सिलिकेट्स हमें मिलते हैं, और उनको हम क्लासिफिकेशन में वन बाय वन देखेंगे। जैसा कि सबसे पहली क्लास जो है सिलिकेट्स की वो है आर्थोसिलिकेट्स। आर्थोसिलिकेट्स ऐसे सिलिकेट्स होते हैं जिनमें सिंगल ही जो है सिलिकेट आयन की यूनिट्स होती हैं, और इन्हें ऑर्थोसिलिकेट्स कहते हैं। जैसे आप सिंपल सिंगल यूनिट देख रहे हैं जिसमें 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं और एक मेटल के साथ वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी स्ट्रक्चर की मेंटेन किए हुए हैं। इसमें जो एग्जांपल्स आती हैं, ऑलवाइन की एग्जांपल आती है, जिरकॉन आता है, फेनासाइट आता है जिसमें मैग्नीशियम, जिरकॉन और बेरिलियम का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड क्लासिफिकेशन है पायरोसिलिकेट्स। पायरोसिलिकेट्स ऐसे सिलिकेट्स होते हैं जिनमें 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और इन दोनों का कनेक्शन एक कॉमन ऑक्सीजन के थ्रू होता है, और फॉर्मूला आपके पास बनेगा Si2O7 नेगेटिव आयन। नेक्स्ट में हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें हमारे पास 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स एक कॉमन ऑक्सीजन के थ्रू लिंक्ड हुए हैं, और ये चारों आपके पास ऑक्सीजन आपस में शेयर हो रही हैं, और 2 टेट्राहेड्रल यूनिट से हमें ये क्लास मिल रही है। अब इसमें आप देख सकते हैं ये 6 चार्जेस हैं जिसकी वजह से आपके पास इस पर 6 आ रहा है। इसमें जो एग्जांपल्स और ये ऑक्सीजन दोनों टेट्राहेड्रल में कॉमन है और एज अ ब्रिजिंग काम कर रहा है। तो इसमें जो एग्जांपल्स आ जाती हैं ये बेसिकली डाइसिलिकेट्स कहलाएंगे, या पायरोसिलिकेट आयन हम इन्हें कहेंगे, जिसमें आपके पास O3Si विद O3 का एक कॉम्बिनेशन है, और ये आपको थॉर्टवाइट में और इसके अलावा बेरिसिलाइट में या हेमीमॉर्फाइट में ये सिलसिला देखने को मिलता है। और इसी तरह थर्ड क्लास आ जाती है साइक्लोसिलिकेट्स। साइक्लोसिलिकेट्स में आपके पास 2 ऑक्सीजन एटम्स शेयर होते हैं और स्ट्रक्चर रिंग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ऐसे स्ट्रक्चर जो सिलिकेट्स को हम कहते हैं रिंग सिलिकेट्स या साइक्लोसिलिकेट्स। जैसे कि आप इस टेट्राहेड्रल यूनिट को देख सकते हैं जिसमें 3 ऑक्सीजन हैं, और ये 2 ऑक्सीजन इस वक्त नेक्स्ट रिंग्स के साथ कनेक्टेड हैं, तो ये साइक्लो स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर एक पूरा आपके पास एक यूनिट क्रिएट हो रहा है जिसमें 6 मेंबर रिंग है, और ये आपके पास स्ट्रक्चरली 6 आपके पास सिलिकॉन और 18 ऑक्सीजन कैरी किए हुए हैं, और इसमें 12 चार्ज है जिसमें इंटरनली चार्ज और आउटर चार्ज को अगर कलेक्ट करें तो ये 12 चार्जेस बन जाते हैं। तो ये 3 मेंबर रिंग जो है हमारे पास, वो उसका जो फॉर्मूला होगा वो Si3O9 6 नेगेटिव होगा। 4 मेंबर रिंग हो जाएंगे तो 4 सिलिकॉन और 12 ऑक्सीजन आ जाएंगे। 5 मेंबर रिंग होंगे तो 5 सिलिकॉन और 15 ऑक्सीजन पॉसिबल है। तो इसकी इस क्लास की जो बेहतरीन एग्जांपल है साइक्लोसिलिकेट में वो है मिनरल बेराइल। बेराइल में एल्यूमिनियम भी कॉम्बिनेशन में आता है बेरिलियम के साथ, तो ये आपके पास साइक्लोसिलिकेट की वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेटासिलिकेट्स। मेटासिलिकेट्स को इनफिनिट चेन एनाइंस कहा जाता है। ये ऐसे सिलिकेट्स होते हैं जिनमें टेट्राहेड्रल जो यूनिट होता है वो लिंक होता है कॉमन ऑक्सीजन के थ्रू और लॉन्ग चेन क्रिएट करता है। जैसे आप इस वक्त नेक्स्ट पे देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें आपके पास 2 ऑक्सीजन एटम शेयर हैं और ये लॉन्ग चेन क्रिएट कर रहे हैं, और इसकी वजह से आपके पास इसे हम सिंगल चेन सिलिकेट भी कहेंगे और इनोसिलिकेट्स भी कहेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट इसमें Si2O64 नेगेटिव ही है, जिसमें ये ऑक्सीजन का कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ हाफ है, तो ये 1 काउंट होंगे। बाकी अगर आप काउंट कर लें तो 1 के बाद 1 2 3 4 5 और ये दोनों का काउंट 6 कहलाएगा। तो इसमें जो बेसिकली एग्जांपल आ जाती है वो पायरोक्सिन्स ग्रुप आते हैं जो मिनरल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इसमें ऑर्थोपायरोक्सिन्स आ जाते हैं जिसमें मैग्नीशियम और आयरन कनेक्टेड होते हैं, और क्लिनोपायरोक्सिन्स आ जाते हैं जिसमें कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम और आयरन दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। पायरोक्सिन्स बेसिकली सिंगल स्ट्रैंड चेन्स पर मुश्तमिल होते हैं, और ये नॉर्मली जेम्स होते हैं जैसा कि एस्ट्राटाइट और स्पोडोमिन इसमें शामिल है। अगर 2 चेन्स को लिंक कर दिया जाए, और लिंक करने के साथ कुछ इस तरह से आप इसको देखें कि अगर 3 यूनिट्स ऑक्सीजन के 4 में से लिंक हो रहे हैं
और तीनों तरफ ये आपके पास एक स्ट्रक्चरल यूनिट क्रिएट कर रहे हैं, चेन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये भी हमें सिलसिला देखने को मिलता है और ये स्ट्रक्चर एम्फीबोल है। एम्फीबोल ग्रुप ऑफ मिनरल्स है जिसमें आप एक जो पूरा ग्रुप है टेट्राहेड्रा का, उसके तीनों ऑक्सीजन्स को कनेक्टेड हुआ देख रहे हैं विद अदर वन। सो इसमें ये डबल चेन सिलिकेट्स होते हैं। इसमें जो एग्जांपल आती है वो आती है ट्रीमोलाइट, ट्रीमोलाइट फेरो एक्टिनोलाइट सीरीज, जिसमें कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम और आयरन का कॉम्बिनेशन भी मौजूद होता है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है एम्फीबोल, जो स्ट्रक्चर आपके पास सिलिकॉन के एतबार से 6 सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एतबार से 18 ऑक्सीजन कैरी किए हुए हैं। एम्फीबोल में भी आपके पास डबल चेन्स चलती हैं और आपके पास ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं, जैसा कि अभी आपको मैंने पहले भी बताया कि इसमें 3 जो ऑक्सीजन एटम है वो ब्रिजिंग में काम आ रहे हैं और बाकी 2 जो हैं वो आपके पास एक बैंड क्रिएट कर रहे हैं। और अगर आप टिपिकल एम्फीबोल्स को देखें तो इसमें ट्रीमोलाइट की एग्जांपल आती है जिसमें गैलियम विद मैग्नीशियम भी आता है और ये फाइब्रस नेचर के होते हैं और बहुत आसानी से क्लीव हो जाते हैं इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द चेन्स। नेक्स्ट जो क्लास आती है वो है फाइलोसिलिकेट्स। ये वो सिलिकेट्स होते हैं जिनमें एनाइंस एज अ शीट मटेरियल क्रिएट करते हैं। अब ये सिलिकेट्स कैसे क्रिएट होते हैं, जब 4 में से 3 ऑक्सीजन एटम जो टेट्राहेड्रल में है वो कॉमन हो 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स के अंदर, तो ये शीट क्रिएट करते हैं, उसे हम फाइलोसिलिकेट्स कहते हैं। अब आप ये इस वक्त एक शीट मटेरियल देख रहे हैं जिसमें आपके पास इनफिनिट नंबर ऑफ एनाइंस मौजूद हैं और हर टेट्राहेड्रल यूनिट जो है 2 डायमेंशनल नेटवर्क में कनेक्टेड है और मेटल आइंस के दरमियान इनकॉर्पोरेट होंगे। इसमें जो बेस्ट एग्जांपल ये देखने को मिलती है वो टाग है, जिसमें मैग्नीशियम का सिलिकेट होता है। ये बेसिकली क्लेज में और माइकास में से ये देखने को मिलता है। इसके अलावा नॉर्मली हाइड्रोक्साइड्स या समटाइम्स जो वाटर है वो इस शीट में सैंडविच हो जाता है। आप एल्यूमिनियम को भी मोस्ट ऑफ द टाइम सिलिकॉन को रिप्लेस होता हुआ देखेंगे इस शीट स्ट्रक्चर के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं टेक्टोसिलिकेट्स। टेक्टोसिलिकेट्स बेसिकली 3 डायमेंशनल नेटवर्क क्रिएट करते हैं, जैसे कि ऊपर वाले को हमने 2 डायमेंशन में देखा था और उसमें तीनों के तीनों ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट कर गए थे। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि ये ऐसे सिलिकेट्स हैं कि जिसमें आपके पास सारे ऑक्सीजन एटम जो है शेयर हो जाएंगे सिलिकॉन्स के थ्रू और ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा और जिसमें कोई चार्ज नहीं बचेगा, सारे ऑक्सीजन एटम शेयर हो जाएंगे। तो ये नो चार्ज के साथ जो स्ट्रक्चर बन रहा है इस वक्त, ये भी एक सिलिकेट है जिसे हम टेक्टोसिलिकेट्स कहते हैं। और ये नेटवर्क बेसिकली इसमें आप देख सकते हैं एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है और अगर एक ऑक्सीजन को देखें तो वो 2 सिलिकॉन एटम्स के दरमियान ब्रिज हुआ है। तो ये हमारे पास टेक्टोसिलिकेट्स कहलाते हैं। अब इससे नेक्स्ट में अगर हम आ जाएं तो एल्यूमिनो सिलिकेट्स हैं 7वें नंबर पर। इनमें और पहले वाले में फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर सिलिकॉन को आप एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर दें तो एल्यूमिनियम को अगर इसमें इनकॉर्पोरेट कर दें सिलिकॉन के साथ साथ, तो ये आपके पास एल्यूमिनो सिलिकेट्स कहलाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर के सेंट्रल में एल्यूमिनियम भी इनकॉर्पोरेटेड है इनके साथ और साथ साथ सिलिकॉन और ऑक्सीजन के यूनिट्स भी चल रहे हैं। तो एल्यूमिनियम एटम जो है वो सिलिकॉन के एटम को रिप्लेस तो करता है लेकिन इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता। एल्यूमिनियम की जो स्टेट होती है वो +3 होती है, उसका चार्ज +3 होता है। इसी तरह आपके पास हम सोडियम पोटाशियम को भी एज अ नेगेटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जैसे कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम या फेल्ड्स्पार आप देख सकते हैं इसकी एग्जांपल्स में आएगा, ऑर्थोक्लेज आएगा, एल्बाइट आएगा जो कि सोडियम एल्यूमिनियम पर मुश्तमिल है और सबसे इंपॉर्टेंट जियोलाइट्स जो इस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, एनलसाइट, ये भी सब इसकी एग्जांपल्स हैं जो कि एल्यूमिनो सिलिकेट्स हैं। सोडियम पोटाशियम आयन इनमें रिप्लेस किया जा सकता है कैल्शियम के थ्रू और इसका स्ट्रक्चर भी मुतासर नहीं होगा। जियोलाइट्स को अगर हम देखें तो ये बड़े यूजफुल हैं, ये एज अ बेस एक्सचेंजर काम आते हैं और ये पानी की प्योरिफिकेशन में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे कैटाइंस को रिमूव कर सकते हैं, तो इन्हें एक्सचेंज रिएक्शंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे सिंथेटिक जियोलाइट्स का इस्तेमाल लेबोरेटरी में है फॉर आयन एक्सचेंजर, क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी और मॉलिक्यूलर सीव के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे नेक्स्ट जो लास्ट क्लासिफिकेशन है वो है जी फेल्ड्स्पार। फेल्ड्स्पार आपके पास जेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये हार्ड और ड्यूरेबल मटेरियल होते हैं। जियोलाइट और इनमें फ़र्क ये होता है कि जियोलाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ओपन होता है जबकि इनका स्ट्रक्चर ओपन नहीं होता। जियोलाइट का स्ट्रक्चर ओपन होता है इसीलिए वो तेज़ी से पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है अपने पोरस स्ट्रक्चर की वजह से। लास्ट में हम इनकी इंडस्ट्रियली एप्लीकेशन देखेंगे, तो इंडस्ट्रीज़ में इन्हें आप हर फील्ड में ही इसकी इम्पोर्टेंस आपको नज़र आएगी, जैसे कि ग्लास, सिरेमिक या सीमेंट की इंडस्ट्री में भी इसका बेतहाशा इस्तेमाल है, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के अंदर इसका इस्तेमाल है। ये आपको सिलिकेट्स तमाम स्लैग्स में जो है नज़र आएंगे जिनको फिर फर्दर यूज़ किया जाता है।
सेकंड जो इसमें हम देखते हैं कि क्लेज हैं, जितनी भी सिलिका जेल्स हैं, ये सिलिकेट स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होती हैं और इन्हें अर्थनवेयर या जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है या सेरामिक्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, इससे आप जो क्लेज होती हैं उन्हें हम ब्रिक्स बनाने के लिए, फ्लावर पॉट्स बनाने के लिए या डीकलराइजिंग ऑयल्स के में यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो खास किस्म के जो जेम्स होते हैं, जैसे बेराइल है जो कि ट्रेस अमाउंट में, जिसमें एल्यूमिनियम क्रोमियम की जगह लेता है, एमराल्ड है। इसी तरह आपके पास अगर एल्यूमिनियम आयरन की जगह ले ले तो एक्वामेरीन है। इसी तरह गार्नेट्स हैं या क्रिम्सन एल्माडाइन है जिसमें आयरन और एल्यूमिनियम सिलिकेट का कॉम्बिनेशन होता है। और रेड पायरोपाइप है, ये पायरोप है जो बेसिकली मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का जो ये कंटेंट है, ये सब के सब जेम्स हैं जो सिलिकेट्स की क्लास से ताल्लुक रखते हैं। जियोलाइट्स हमने अभी पहले भी देखा कि ये वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट के तौर पर यूज होता है, एड्सॉर्बेंट के तौर पर यूज होता है, आयन एक्सचेंजर के तौर पर यूज होता है, क्रोमेटोग्राफी के अलावा इसका इस्तेमाल एक और जगह पर भी है, जिस ये एज अ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में भी ये इस्तेमाल होते हैं। सिलिका बेसिकली इनका इस्तेमाल क्रोमेटोग्राफी की टीएलसी की प्लेट बनाने में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, इसमें सिलिकेट के जो सिरामिक्स हैं इनकी थर्मल प्रॉपर्टीज भी बहुत ज़्यादा है और ये एडवांस टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल भी होता है, जैसे कि स्पेस शटल में एनवायरमेंटल कंडीशन या एटमॉस्फेयर से बचने के लिए, एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचने के लिए जो है सिलिकेट सिरामिक और स्पेस शटल में इस सिलिकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसे ग्लास और सिरामिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें फोमलेस मटेरियल्स होते हैं जैसे कि सैंड और सिरामिक्स, क्ले। बेसिकली इन्हें हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती है एक ऐसे मटेरियल पर जिसको फिर बाद में ड्रिंकिंग ग्लासेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन, जिसमें आपके पास क्वार्ट्ज क्रिस्टल बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं एक रिथमिक हाई फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशन। और यही वजह है कि ये क्रिस्टल्स ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं और ऑसिलेटर्स के तौर पर इन्हें वॉचेस में, रेडियोस में या प्रेशर गेज में यूज़ किया जाता है। और इनकी एक खास किस्म की बीट होती है जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को इनके साथ टाई अप कर देते हैं ताकि वो बीट से हम जो है अंदाज़ा लगा सकें। और ये बीट बेसिकली मेगा हर्ट्स विच इज़ 1 मिलियन पर सेकेंड के करीब होती है, वो आपके पास हमें महसूस होती है। क्लॉक के अंदर भी आपके पास स्टैटिक रिदमिक बीट्स जो आती हैं वो भी बेसिकली इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स की वजह से है जो मिस्टिसिज्म प्रोड्यूस करता है। दिस इज ऑल अबाउट द क्लासेस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द सिलिकॉन्स एंड द सिलिकेट्स। बेस्ट ऑफ लक।